औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया। सबसे पहले जब भी हम कोई बिजनेस सेलेक्ट करते हैं और नया बिजनेस होता है तो उस बिजनेस के अंदर हमने राइट बिजनेस आइडिया को चूज करना होता है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि पहले से लोगों के या तो बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं, फैमिली के बिजनेस होते हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसा जब वो अपने लिए बिजनेस आइडिया चूज करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें से को उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता या लाइक दैट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चंद दिन पहले, कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक शख्स का जो है वो मुलाकात हुई और उसका जो बिजनेस था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था। अब मैंने उसके साथ जब डिस्कशन स्टार्ट की कि भाई आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट है, तो आप हैरान होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस के अंदर उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब थी। 1 करोड़ प्लस 20 लाख के राउंड अबाउट उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। और उसके ऊपर जो उसको अर्निंग आ रही थी, मीन के अर्निंग भी नहीं आ रही थी, वो कहता था कि मेरे पास मुझे कोई खास अर्निंग नहीं आ रही। मीन के लेस देन 1 लाख रुपीज उसके पास अगर प्रॉफिट बन रहा है तो वो कोई प्रॉफिट नहीं है अगर आपका इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने उससे रीजन पूछी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है आपके साथ, क्यों आपकी अर्निंग कम है। उसने कहा कि जी ये प्रोडक्ट जो है ना ये प्रॉफिट देती नहीं है। मैंने कहा कि ये प्रॉफिट क्यों नहीं देती, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है तो उसमें प्रॉफिट होगा। उसने फिर ये बताया कि एक रेफ्रिजरेटर के पीछे जो है वो कभी कभी हम 2000 रुपीज बचा लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि 2000 भी नहीं बचते। मीन के हम 500 या 1000 अपनी पॉकेट से पे करके कस्टमर को देते हैं। मैंने कहा ये क्या रीजन है। उसने कहा कि जब ये हम इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट कंपनी से उठाते हैं तो कंपनीज हमारे साथ वीकली बेसिस पे या 2 या 3 दिन के बाद हमसे वो पेमेंट लेने पहुंच जाती है। तो जब वो पेमेंट लेने आती है तो उस वक्त हमने पेमेंट उनको देनी होती है। ये उनके साथ कमिटमेंट होती है, क्योंकि जो सेलमैन होता है उसको हम वापस नहीं लौटा सकते। तो इस सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई पेमेंट का अरेंज करना पड़ता है। अब ये नहीं कर सकते कि हम उनको पेमेंट जो है वो ना दें और उनको खाली हाथ लौटा दें। तो वो कहते हैं कि समटाइम एक बंदा अगर रेफ्रिजरेटर लेने आया है, फ्रिज लेने आया, तो हम उसको दे देते हैं चाहे हमें 500,000 का नुकसान हो जाए। तो इसके अंदर मैंने कहा कि ये तो प्रॉफिटेबल गेम ही नहीं है, आपका तो बिजनेस की जो नीश है वही नहीं प्रॉपर। फिर मैंने उसको एक और एग्जांपल दी। मैंने कहा कि आप कम अज कम अगर आपको 20% नहीं बच रहा तो फिर आपको तो इस बिजनेस का फायदा नहीं। तो वो उसने मुझे बताया कि स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो मैकेनिज्म था वो ये था कि हम अपना जो सर्कल है वो बढ़ाएं। तो वो आखिरी वक्त तक उसके साथ जो मेरी बहस चलती रही। मैंने कहा कि जिस बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं है ना, उसका तो कोई फायदा नहीं है। उनका जो मैकेनिज्म ये था कि हमारा सर्कल बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर आ जाते हैं लोग ज्यादा। मैंने कहा कि ठीक है, इन्वेस्टर भी आपके पास आ गए, आपने प्रॉफिट कब कमाना है। तो उसको ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि यार हम प्रॉफिट कैसे कमाएं, और मतलब सर्कल जो बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसी में से वो अपने जो अमाउंट है वो यूज कर रहे होते थे। तो बार क्या, अब उस शख्स को जो है वो मैंने बिजनेस चेंज करवाया है। अब एक बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसके साथ मिल के कर रहा हूँ, जिसमें हम लेडीज क्लोथिंग प्लस जेंट्स और जो किड्स हैं उनकी शलवार कमीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसको जो है वो स्टार्टिंग अभी की है, अभी कुछ उसके ऊपर वर्क हो रहा है। कुछ फैक्ट्रीज से हमने कुछ बातचीत की है जहाँ पे हमने अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना वो प्रोडक्ट्स रेडी करवानी। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी जब आप नीश सेलेक्ट करते हैं तो आपने उसमें देखना होता है कि प्रॉफिट मेरा कितना है, मुझे बेनिफिट क्या होगा। अब ऐसे भी दुनिया के अंदर बिजनेसेस हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउस हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, तो वो 90% तक प्रॉफिट ले रहे होते हैं, 95% तक प्रॉफिट ले रहे होते हैं, 80% तक प्रॉफिट ले रहे होते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स होती हैं वहां पे अगर तो आपका प्रॉफिट 20 या 25% से लेस है तो फिर तो बिजनेस का फायदा ही कोई नहीं है ना।
फिर तो आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही, फिर तो आप सर्कल में आ रहे हैं और उसका अल्टीमेटली जो है वो नुकसान होता है। तो आपने ऐसा बिजनेस आइडिया तलाश करना होता है जिसमें आपको प्रॉफिट भी है, और फिर अगर वो आपका जो है वो पैशन भी है, आप शौक भी रखते हैं उस फील्ड का, उस स्किल का या उस बिजनेस का, तो ये फिर बहुत ज़रा ज़बरदस्त आइडिया बन जाता है और इसके अंदर फिर आप ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इसमें फिर ये भी होता है कि एक तो आपका इंटरेस्ट होता है, सेकेंडली इसको देखने के लिए मेथड ये होता है कि मार्केट के अंदर आप देखें कि गैप कौन सा है। अगर तो मार्केट के अंदर किसी चीज़ का गैप है, सपोज आपके पास किसी चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक को बिजनेस को कहते हैं हम सोल्यूशन ओरिएंटेड, यानी कि लोगों के मसाइल हैं और उनके मसाइल का सोल्यूशन अगर आप देंगे तो आपका बिजनेस फौरी ग्रो करेगा। और एक को हम कहते हैं वाओ वाओ बिजनेस, यानी कि जिसको देख के आपको लगे कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, ये डिकोर की जो चीज़ें होती हैं वो वाओ टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनको हम इस कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, जिसको देख के बंदा कहे कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त है, और वो आंखों को अच्छी लगे, दिल को अच्छी लगे, तो उसको फिर लोग परचेज करते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जो चीज़ें मसाइल के लिए होती हैं, जैसे कि किसी को शुगर है तो शुगर की कोई डिवाइस निकल आएगी, तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक बिजनेस या प्रोडक्ट निकाली जाती है और उसका फिर बेनिफिट होता है, यानी कि बिजनेस ग्रो करता है। अब ये यहाँ पे दुनिया के अंदर लोगों के अपने अपने मफादात होते हैं। अब एक बंदा सुबह उठता है और वो दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे बिजनेस दे, मुझे काम दे, मेरा कारोबार बढ़े। अब हो सकता है कि वो कोई वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग करने वाला बंदा हो, वो हो सकता है कोई एसी रिपेयरिंग करने वाला बंदा हो, वो हो सकता है एयर कूलर रिपेयरिंग वाला बंदा हो। तो वो जब दुआ करेगा कि या अल्लाह भाई मेरे पास काम आए, तो ज़ाहिर बात है किसी न किसी की वॉशिंग मशीन खराब होगी, किसी का एयर कूलर खराब होगा, किसी का एसी खराब होगा। ये खराब होगा तो उसका बिजनेस चलेगा। इसी तरह मुख्तलिफ बिजनेस हैं, जैसे कि हमारी मच्छरों के रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं मच्छर मारने के लिए। तो इस तरह और भी डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे माशरे के अंदर जिनके लिए फिर मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ जो हैं वो चलते फिरते रहते हैं। तो इनके ऊपर आपको गौर व फिक्र करनी होती है, सोचना होता है, देखना होता है, रिसर्च करनी होती है, और फिर इसके ऊपर सर्वे वगैरह भी करते हैं। ये कल हमने इसके हवाले से थोड़ी सी बात की थी, और मज़ीद हम इसको फिर आगे जो है वो बात को बढ़ाते हैं कि एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कई लोगों के पास कम होती है, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन एक देखें कि जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं, नई शुरुआत हैं, पहले बिजनेस के लिए लोगों के पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का होना जो है वो ज़रूरी होता था। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम। अब गाड़ियों का शोरूम अगर आपने 10, 20, 30 गाड़ियां खड़ी करनी है, तो हो सकता है कि आपकी 50 करोड़ या 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन एक जो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का बंदा होता है या इससे रिलेटेड बंदा होता है, वो क्या करता है, उसको सिर्फ इमेजेस चाहिए होते हैं, उसको सिर्फ कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं। वही बंदा जो शोरूम पे बैठा हुआ है, अगर उसकी वो गाड़ी बिकवा देता है तो उधर से भी मार्जिन ले लेगा, इधर से भी ले लेगा। वो एक वेबसाइट बना देता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर उस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करता है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो कैपिटल है या उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम होती है, लेकिन जो फिजिकली कहीं पे बैठा हुआ है उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर तो किसी की इन्वेस्टमेंट कम है, तो उसको फिर उसके रिलेटेड बिजनेस के तरफ सोचना चाहिए, यानी कि जो अब हमारे आजकल जिसको हम नाम देते हैं स्टार्टअप बिजनेस। ठीक है, छोटी छोटी आईटी कंपनीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो अपना बिजनेस जो है वो जीरो कैपिटल से या कम से कम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और वो सर्विसेज देते हैं, उससे अर्निंग करते हैं, फॉरेनर क्लाइंट को एंगेज करते हैं, उससे अपने बिजनेस को ग्रो करवाते हैं। या फिर ई कॉमर्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कर रहे हैं लोग और उसको जो है वो बेनिफिट उठा रहे हैं। पहले लोग लोकली करते हैं, फिर इंटरनेशनली करते हैं। तो जो भी बिजनेस है वो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, लेकिन देखना ये है कि अगर उसके पास कम इन्वेस्टमेंट है और उसका प्लान बड़ा ज़बरदस्त है,
उसके पास स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है, उसके पास आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो कम अमाउंट के अंदर भी अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश कर लेगा। लेकिन अगर एक बंदे के पास आइडिया अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है वो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट लगानी पड़े। मैं एक क्लाइंट था, उसके साथ मेरी इस हवाले से डिस्कशन थी। मैंने कहा कि भई आपको कम इतनी अमाउंट 1 मिलियन के अंदर मैंने उसको आइडिया दिए कि वो उसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसकी जो थी ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कंप्यूटर के बारे में, डिजिटल इक्विपमेंट के बारे में या डिजिटल जो मार्केटिंग है इसके हवाले से। तो वो उसको ये बात नहीं समझ आती थी कि भई ये मैं कम से कम में कैसे शुरू कर सकता हूँ? क्योंकि वो बेसिकली माइंड के अंदर फिज़िकल प्रोडक्ट लेके आता था। अब जो ई-कॉमर्स के मॉडल हैं जिसमें हमने कल हमने कुछ मॉडल देखे थे, उनके अलावा ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी होता है। यानी कि आप प्रोडक्ट किसी और की होती है और आप सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो उसके हवाले से भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने फिज़िकली कोई चीज़ आपने शुरुआत करनी है, तो उसके लिए डेफ़िनेटली एक इन्वेस्टमेंट, एक कैपिटल दरकार होता है। और अगर फिजिकल काम है तो उसमें अगर कैपिटल नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्योंकि मेन चीज़ है। लेकिन आजकल जो बिजनेस है उसके अंदर फिर आइडियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कैपिटल की निस्बत आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास आइडिया यूनिक है, आपके पास आइडिया बड़ा है, तो फिर ये है कि कैपिटल की वैल्यू मिनिमम रह जाती है। और अगर आपका आइडिया जो है वो फिजिकली आप काम करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसमें फिर ये है कि आप छोटे पैमाने से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली से लोन ले सकते हैं, सेविंग को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से या आप कहीं पे जॉइंट वेंचर किसी के साथ कर सकते हैं। लेकिन फिज़िकली बिज़नेस के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है जो कि एक मेन इश्यू होता है। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो जब स्टार्टिंग करते हैं बिज़नेस के हवाले से या बिज़नेस को, तो आम तौर पे ये देखने में आया है कि लोगों को बिज़नेस की नॉलेज नहीं होती। उन्होंने बिज़नेस को स्टडी नहीं किया होता, बिज़नेस की नॉर्म्स को स्टडी नहीं किया होता, बिज़नेस की चीज़ों को नहीं स्टडी किया होता। उनको फाइनेंशियल जो बेसिक्स हैं उसका आइडिया नहीं होता, लीगल चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो उसमें फिर ये है कि उनको फिर ज़रूरत होती है डेफ़िनेटली कुछ फैमिली बिज़नेसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैमिली के हवाले से होती हैं, जिनको लेके चलना ही चलना होता है। तो फिर उसमें ये होता है कि आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं और उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो आमतौर पे ये एक बड़ा इश्यू होता है लैक ऑफ बिज़नेस नॉलेज, और जिनकी ज़रूरत होती है वो चीज़ें जो है वो हम हमारी फुलफ़िल नहीं होती। लेकिन दुनिया में हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक तरह का माहौल दिया है, यानी कि सूरज सबको एक तरह का दे दिया है, 24 घंटे सबको एक तरह के दे दिए हैं, एनवायरनमेंट मिलते-जुलते दे दिए हैं, हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस है। 24 आवर सबके पास एक जैसे हैं। ज़रूरत इस अमर की होती है कि उन 24 आवर को जो बंदा जितना बेहतर यूटिलाइज़ कर लेगा वो इतना कामयाब हो जाएगा। किसी भी पर्सन के पास 24 आवर ऐसे ही हैं, धूप वैसी ही है, गर्मी वैसी ही है, छाँव वैसी है, हवा वैसी ही है, उसके इर्द-गिर्द पानी का निज़ाम वैसे ही है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो 24 आवर को कितना बेहतरीन तरीके से यूज़ करता है। उसकी प्लानिंग कितनी बेहतरीन होती है, उसकी स्ट्रैटेजी कितनी ज़बरदस्त होती है कि वो उसके अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर ले। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो कि अपने 24 घंटों में कितना वो बेहतरीन अपना जो है वो सर्व कर रहे हैं, उसको कितना बेहतरीन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम होती है। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 24 आवर को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, वो चिल कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा है, कोई टिकटॉक देख रहा है और कोई कुछ कर रहा है, तो वो फिर डेफ़िनेटली उसका आउटकम भी ऐसे ही आना होता है ना, कंपाउंड इफ़ेक्ट है। आज की हुई मेहनत हो सकता है आपको 1 साल के बाद प्रॉफ़िट दे। हो सकता है 10 साल के बाद बेनिफिट दे। कभी भी सबसे जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ना, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपनी ज़ात पे करें, और अपनी ज़ात पे की जाने वाली में बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है जो आप अपनी ग्रोथ पे करते हैं।
जब आप ग्रो कर जाते हैं ना, आप डेवलप कर जाते हैं, आपका आपकी मेंटेलिटी ग्रो कर जाती है, तो फिर सारा इन्वायरमेंट ग्रो कर जाता है। सारी गेम माइंड चेंज की गेम। अगर आप माइंड चेंज कर लिया ना आपने, आपका इन्वायरमेंट, आपका घर, आपका कारोबार, आपका विजन, सब कुछ चेंज होगा। तो हमें अपनी माइंड के ऊपर काम करना होता है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दिए कि हर इंसान के पास 24 आवर है, बस उसको यूज कौन सा बंदा ज्यादा बेहतर करता है, ये बेस्ट। बैलेंस वर्किंग करें। बहुत ज़्यादा कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप मॉर्निंग में लेट उठ रहे हैं, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। और सोशल मीडिया भी पॉजिटिव माइंड के अंदर नहीं, बल्कि नेगेटिव स्क्रोलिंग कर रहे हैं और इधर से उधर, उधर से इधर। कुछ लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई झगड़े भी कर रहे होते हैं, और मैं गौर करता हूँ कि यार ये कितने लोग फ्री बैठे हुए हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह पॉजिटिवली हम उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ना अ, उनका ज़हनी तवाज़ुन ऐसा होता है, या वो इतने गिरे हुए होते हैं कि उन्होंने गिरावट में पीएचडी की होती है। वो लगे होते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, अजीब से जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अगर कोई ग्रोथ करना चाहते हैं, दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, एक बात और भी याद रखिएगा कि बिजनेस कोई हादसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर कोई कामयाब अगर बंदा होता है ना, तो वो आप उसकी रिस्पेक्ट किया करें, वो बड़ी खूबियों के बाद बिजनेस में कामयाब होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई अचानक कोई रात को वो सोया और सुबह वो कामयाब है, ऐसा नहीं है। ये कोई क्विक रिच मनी स्कीम नहीं है, कोई जादू नहीं होता। बिजनेस जादू से नहीं चलता, बिजनेस प्लानिंग से, स्ट्रेटेजी से, और वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर के वो कामयाबी की तक आता है। और उसमें बहुत सारी जो मुश्किलात देखी होती हैं, बहुत सारे मसाइल देखे, उसके बाद वो कामयाब होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हादसा होता है और उसके बाद बंदा कामयाब हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सब स्पेशली जो ये सोशल मीडिया है, इसमें बहुत ज़्यादा इंसान का टाइम ज़ाया होता है। आप ये तजर्बा कर लें, ये बच्चे तजर्बा कर लें बेटा, कि जब आप सोशल मीडिया कुछ दिन यूज़ ना करके देखें, आपके पास बहुत कुछ करने को होगा। आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएगा। आप मोबाइल में बैठे रहेंगे, आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होगा। आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, आप कितनी स्क्रॉलिंग कर लेंगे। अगर 24 आवर भी आप बैठे रहे ना, हर मिनट के अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हो रहा है कि आप पूरी ज़िंदगी लगे रहें, वो आप क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि आप, जो यंग मैन होता है ना, जो बच्चा बैठा होता है मोबाइल के ऊपर, उसका दिल होता है कि मैं आज ये सारी जितनी रील्स है ना, ये देख के मैंने सोना है। लेकिन आप इस टारगेट को, अगर आप 100 साल भी जिंदा रहते हैं ना, तो इसको नहीं आप अचीव कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे उतने कंटेंट तक रहें जितने की आपको जरूरत है, अदरवाइज फिर आप अपना जो है वो कीमती टाइम जाया करेंगे। और इसका एक नुकसान ये भी होता है कि आप मेंटली तौर पे खुद सोचने के काबिल नहीं रहते। जब आप चीज़ों को सोचने के काबिल नहीं रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको जो भी माइंड के अंदर दे दिया जाएगा, जो स्क्रॉलिंग में चीज़ें आपको सामने आ जाएँगी, आप उसी के बारे में सोचेंगे। तो इससे थोड़ा-सा अवॉइड किया करें और पॉज़िटिविटी की तरफ आएँ। देखें, आप जैसे जो बच्चे हैं ना, ये हमारे असासा, हमारे लिए भी असासा है, अपनी फैमिली के लिए भी असासा है। आप बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब कम-कम बच्चे अच्छे बच्चे रह गए। अब बच्चों के अपने-अपने बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है? तो सोशल मीडिया को अपने पॉज़िटिव वे के लिए यूज़ किया करें। कम-कम जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ किया करें, और अपने काम को बेहतर कहीं एक्टिविटीज़ पे अपने टाइम को लगाया करें। हाँ, अगर तो कोई आप पॉज़िटिव काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड। लर्निंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड। उस पे अच्छा काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ऐप्स बना रहे हैं, कोई उससे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बेहतरी का काम हो रहा है, तो डेफ़िनेटली करें। दुनिया को आप कोई बेहतर दुनिया के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बेहतरी हो सकती है, दुनिया के लिए बेहतरी हो सकती है, फिर करें। अदरवाइज़ सिर्फ़ रील्स और इन चीज़ों के ऊपर अपना
टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर ये माइंड बन जाता है इंसान का माइंड। मैं आपको चंद दिन पहले की बताऊं, मैं एक इयादत के लिए गया तो वो बंदा जो बैठा हुआ था वो बेचारा बीमार हालत में था, उससे उठा नहीं जा रहा था पैरालाइज। तो वो अब उसकी सिचुएशन ये थी कि वो मतलब अजान हुई, उसने अजान के दौरान ही वो जो मौलवी साहब थे या मौज़िन थे उनको वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि यार इसको अल्लाह अकबर सही नहीं कह रहा। और तो ये मतलब ये बेसिकली मेंटालिटी होती है इंसान। हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियां पकड़ते रहते हैं और अपने बड़े बड़े, वो अशफाक साहब कहते होते थे कि हाँ, हमें अपने बड़े बड़े अजदहा नहीं नजर आते और दूसरों की जो जिस्म पे कोई चींटी जा रही होती है तो वो नजर आ रही होती है, तो दूसरों की खामियां ज्यादा नजर आती हैं, अपनी बड़े बड़े मसाइल, अपनी बड़े बड़े इश्यूज जो है ना वो नजर नहीं आते। तो ये ना बेसिकली मेंटालिटी बन जाती है। जब आप नेगेटिविटी की तरफ अपने आप को रखेंगे ना तो आप मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे। और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने वाला बंदा थोड़ा हाइपर हो जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आप उससे उसको ना खाना ना दे तो वो चल जाएगा, लेकिन उसके मोबाइल को आप हाथ लगाए ना तो वो आप समझे कि हो सकता है आपने उसका गिरबान पकड़ लिया। मतलब हो सकता है आप उसका गिरबान पकड़ लें तो वो आपको कुछ ना कहे, लेकिन मोबाइल को हाथ लगाएं तो वो आपसे नाराज भी हो या एक्शन ले, क्योंकि वो हाइपर होना शुरू हो जाता है। ये सोशल मीडिया रील्स वगैरह जब देखते हैं ना तो लोग उसके अंदर इंगेज हो जाते हैं, मेंटली जो है ना वो उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना ये बहुत अहम फैक्टर है किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। अगर बिजनेस फेल होता है तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर मसाइल हैं, इसको बेहतर करने की जरूरत है। उसके बाद फाइंडिंग कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स का ना होना जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कस्टमर्स को लेके आने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली में काम करते हैं, फिर फ्रेंड्स के अंदर काम करते हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज किया जाए तो ये बेहतरीन चीज है, बहुत पॉजिटिव इतनी जबरदस्त है। जब हम सोशल मीडिया की इंशाल्लाह होपफुली कल शायद हम सोशल मीडिया की क्लास करेंगे तो सोशल मीडिया को देखेंगे कि ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर इसको हम पॉजिटिवली यूज करना शुरू कर दें तो इससे बहुत सारा बेनिफिट उठाया जा सकता है। यानी कि जहाँ पे लोग मौजूद होंगे ना वहाँ पे चीजें भी दिखती हैं, बेनिफिट भी होते हैं, इल्म भी मिलता है, इंफॉर्मेशन भी मिलती है। लेकिन ऐसी कम्युनिटीज के अंदर एंगेज हों जहाँ पे पॉजिटिविटी की खुशबू है। और उसके बाद फिर ये है कि बिजनेस को चलाने के लिए मार्केटिंग जरूरी होती है। बगैर मार्केटिंग के या विदाउट मार्केटिंग देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस चल ही नहीं सकता विदाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और कल बात हुई थी 70% जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ने स्पेस ले ली है मार्केटिंग में। अब 30% हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो है वो स्पेस बाकी रह गई है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करें लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। एक बंदे की वेबसाइट नहीं है, एक बिजनेस की वेबसाइट नहीं है, वो बिजनेस नहीं समझेगा। किसी भी बड़े बिजनेस की वेबसाइट होना अब मस्ट है। और वेबसाइट के थ्रू जब मार्केटिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग होती है। आप उसको बहुत सारी जगहों पे उसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, रीटारगेटिंग बड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो है ना मार्केटिंग के बगैर बिजनेस का कंसेप्ट नहीं है। और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के बगैर जो है वो बिजनेसेस जो है वो ग्रो नहीं करते आप। और उसी के साथ हमें जो है वो कस्टमर भी मिलते हैं, क्लाइंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। मार्केटिंग का मकसद होता है कि आपका कस्टमर आपकी शॉप तक या आपके पेज तक या आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाए। जब वो पहुंच गया फिर अब उसको आपने इंगेज करना होता है मुख्तलिफ तरीकों से, या सेल टीम के ज़िम्मे जो है ये चीज़ होती है कि उसने सेल करनी होती है चीज़। मार्केटिंग जो है उसके मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। और अगर एक बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट उसके पास कम है तो वो उसके पास डेफिनेटली मार्केटिंग के लिए पेमेंट नहीं होती। लेकिन किसी भी बिजनेस की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और मेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग की जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सपेंस नहीं कहते, वो इन्वेस्टमेंट है, उसमें रिटर्न बैक करना है। आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद वो रिटर्न बैक करेगी। आपका नेम चल रहा होता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि कोक है, पेप्सी है, बाकी ब्रांड्स हैं, तो वो जब अपनी मार्केटिंग पे काम करते हैं तो उनका बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि सेल लेके आनी है।
वो लोगों के दिलों में रहते हैं, वो लोगों के दिमाग में, उनके सामने रहना चाहते हैं। जब उनके सामने रहेंगे तो उनके बारे में बात होती रहेगी। बहुत सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ पे लोग अपनी ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया तो अब बहुत ईज़ी हो गया है। पहले लोग टेलीविज़न के ऊपर मार्केटिंग करते थे और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो होती थी, लेकिन एक्सपेंसिव भी होती थी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत कम वैल्यू अमाउंट की जो है ना, बहुत लो बजट के अंदर भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मेथड है मार्केटिंग का, इसके अलावा एड्स हैं जो कि मेटा एड्स हैं, एसईओ आप कर सकते हैं, और प्रोफेशनल ऑनलाइन आपको प्रेजेंस बिल्ड करनी पड़ती है, आपकी वेबसाइट होती है और एक ओमनी जो सिस्टम आप डेवलप करते हैं, हर एक जगह के ऊपर आप अपने आप को जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर इन चीज़ों की कमी होगी तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो अफेक्ट होता है, हर्ज होता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें भी कोई बिजनेस नहीं फॉलो करता तो डेफिनेटली जो है ना वो ग्रो नहीं करता। मेरे साथ एक फीमेल क्लाइंट थी, वो मेरे साथ कुछ अर्सा पहले इंगेज हुई, तो वो बता रही थी मैं तकरीबन कोई 4 साल से एक बिजनेस करने की कोशिश कर रही हूँ। वो उनका कोई बाया वगैरह और इस तरह स्कॉलर और इस तरह की फीमेल प्रोडक्ट्स थी उनकी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एडवर्टाइजमेंट की है, कहाँ पे की है? तो उन्होंने कहा जी मैं पोस्टें वगैरह लगाती हूँ, पोस्ट लगाती हूँ और ये वो लाइक दैट। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब उन्होंने मेटा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं की, यूट्यूब पे नहीं की, टिकटॉक पे नहीं की, तो वो बिजनेस की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये क्विक वेज हैं। अदरवाइज दूसरे जो वेज हैं, जस्ट आप पोस्ट लगा देते हैं या आप किसी ग्रुप में शेयर कर देते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पहले बिजनेस आपको पता है कि एक एक इंसान बिजनेस बनाता था और उसका बेनिफिट उसकी जो नेक्स्ट नस्ल थी, नेक्स्ट जनरेशन थी, वो बेनिफिट उठाती होती थी। अब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से लोग जल्दी ग्रो करते हैं, सालों के अंदर ग्रो कर जाते हैं। पहले डेकेड्स के अंदर ग्रो करते थे या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब ये है कि चंद सालों के अंदर एक बिजनेस स्टैब्लिश हो सकता है और उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की वजह से हो सकता है। और फियर ऑफ फेलियर भी होता है, और कई लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने नीच सही सेलेक्ट की है, नहीं सही सेलेक्ट की। अगर वो कंफ्यूज है तो इट्स मीन कि वो सही नहीं सेलेक्ट हुई। तो कई लोगों को जो क्रिटिसिज्म होता है वो बहुत बड़ा इश्यू होता है। ये जो क्लाइंट था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसकी मिसाल दी, वो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और उसको क्रिटिसिज्म है फैमिली की तरफ से, इधर उधर से लोग, दोस्त वगैरह जो है वो अपने ही जो है वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं कि यार पहले उसने ये बिजनेस किया, आप ये किए। तो लोगों को ठीक है, उनको वैल्यू दें, उनकी पॉजिटिव बात को समझे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बहस बराए बहस कर रहे होते हैं, तो उनसे आप अवॉइड करें और लर्निंग करें, अपनी चीज़ को लर्न करें, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, चीज़ की रिसर्च से कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज प्रॉपरली होगा ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप उस चीज़ की डेप्थ को समझ सकते हैं। मेरे साथ कई दफ़ा मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होता हूँ, तो कई दफ़ा लोग बड़ी अजीबो-गरीब बातें करते हैं। और मेरा अपना मिज़ाज है, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये किस स्टेज से गुज़र रहा है बंदा, इसकी क्या कैफ़ियत है, मैं उसको एन्जॉय करता हूँ। कई लोग नहीं एन्जॉय करते, वो फ़ौरन बोल पड़ते हैं, और मैं एन्जॉय करता हूँ। मेरे बारे में वो, मैं एक जगह पे कैप्टा में था, कोर्सेज़ वग़ैरह करवा रहा था, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। तो वो एक वहाँ पे दोस्त थे, तो उन्होंने ये फ़िक्रा कहा, उन्होंने कहा भई इस बंदे की समझ 6 माह के बाद आती है। अच्छा, ये होगी पर्सनल बात। तो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप लर्निंग करते हैं किसी चीज़ के बारे में, जो है वो लर्न करते हैं, तो आप उस फील्ड के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आपको एक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं, तो फिर आप उससे लर्न नहीं करते, या आप डाउटफुल होते हैं, या फिर इसमें जब आप डाउटफुल होते हैं तो फेलियर के चांस भी फिर ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको लगता है कि भई आपसे कोई गलत डिसीजन हो गया, आप सही प्रॉपर्ली नहीं आपने डिसीजन किया, तो डेफ़िनेटली फिर उसको चूज़ करें कि वहाँ से मूव करें। ऐसा बिज़नेस आइडिया देखें जिसमें प्रॉफ़िट हो, बेनिफिट हो, जो आपकी पैशन के या आपके शौक के, आपके इंटरेस्ट के रेलेवेंट हो। ऐसे ना चूज़ कर लें बिज़नेस जो कि आपका बिल्कुल इंटरेस्ट भी ना हो,
और उसके अंदर प्रॉफिट भी हो। सम टाइम इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर प्रॉफिट हो और वो कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हैं। कई दफ़ा स्ट्रेटजी लोगों की बड़ी अजीब होती है। वो ऐसी स्ट्रेटजी में एक शख्स से मिला तो वो क्या करता है, वो अपने 5 एम्प्लॉय पहले दिन रख लेता है। मतलब वेयर हाउस पहले रख लिया, शॉप ले ली, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दी और 5-6 एम्प्लॉय भी रख लिए। वो बिज़नेस तो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा ना, पहले दिन ही उसके ऊपर बर्डन डाल दी, पहले बिज़नेस को रनिंग फॉर्म में लेके आना हो। या एटलीस्ट आपने एम्प्लॉय भी रखने हैं तो आपके पास स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए ना कि आपने कहाँ से जो है वो इसको अर्न करना है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। स्ट्रैटेजी का मतलब प्लान कि आपने चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है। उसके बाद फिर अगर आप बिजनेस प्रॉपरली आपने करना है और डिसाइड कर लिए और कूद गए, तो फिर उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करें। पैंटीएन आप अपना बनवाएं, बिजनेस का अकाउंट ओपन करें, प्रोप्राइटरशिप जो है वो आपने अगर एफबीआर से स्टार्ट की है तो एफबीआर से कर लें, या कोई अदर इदारे जो भी हैं उनसे आपने अगर करवाना है तो वो करवाएं, लेकिन ज़रूर इसको जो है वो मद्देनज़र रखें और अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसके अमल को पूरा करें। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं। इसके बाद फिर अपनी टीम को बिल्ड करें। टीम जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती है, टीम आपको कमा के दे रही होती है, आपके साथ अलाइन कर रही होती है, लोगों के साथ ही जीना होता है, लोगों के साथ ही रहना होता है, ठीक है। उसमें अच्छे सोबर, पढ़े लिखे, समझदार, मामला फहम लोग रखें और यंग और एक्सपीरियंस लोगों का एक कम्बिनेशन बनाएं। बिल्कुल अगर सारे आप यंग रख लेंगे तो फिर भी कंपनी जो है वो उसका कोई चलाने वाला नहीं होगा। एक एक्सपीरियंस बंदा क्या करता है, वो आपको एक जगह से उठाता है और अगले 5 साल के बाद की जो जगह होती है ना वहाँ पे रखता है। एक्सपीरियंस बंदे ने मार खाई होती है, वो आपकी कंपनी की डायरेक्शन दे रहा होता है। उसके जो डिसीजन होते हैं ना वो उसकी बुनियाद एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होता है। नया बच्चा, नई यंग यूथ जो होती है, नई जनरेशन होती है, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। वो उनमें कैपेबिलिटी होती है कि आप उनको 10 दफा कहेंगे इधर से भागो, उधर उधर से भागो, इधर इधर उधर, वो भाग चलेगा। लेकिन एक्सपीरियंस बंदा पूछेगा कि भाई यार मैं क्यों भागूं, कोई बेनिफिट है इसका, या मुझे बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप सोल्यूशन क्या चाह रहे हैं, आपका इशू क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है। अच्छा, भागने से ये फायदा है तो भाई मैं ये फायदा यहाँ से दे सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस और यंग लोगों की एक टीम बनाए जो कि बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि यंग जो लोग होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, आप उनसे वर्क ज़्यादा करवा सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन डेफिनेटली एक्सपीरियंस बंदे में देंगे, क्योंकि जैसे आर्मी होती है तो आर्मी के अंदर कुछ रंगरूट होते हैं, कुछ सिपाही होते हैं और कुछ लोअर रैंक के लोग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बैठे होते हैं, मैनेजमेंट को संभाल रहे होते हैं। इवन जंग भी जब हो रही होती है तो कुछ लोग आगे फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको जो लड़वा रहे होते हैं वो पीछे मैनेजमेंट बैठी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठे होते हैं, फाइटर बैठे होते हैं। तो एक्सपीरियंस लोगों की और यंग लोगों की जो है वो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे जो है वो एक टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर बिल्ड होती है। और उसमें फिर ये है कि नए लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग, अपनी टीम के अपने इदारे के मुताबिक उनको ट्रेन भी करें, उनको अपने साथ जोड़ें भी, मोहब्बत का इजहार भी करें, उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें, उनको फ्रेश करें, कभी टूर भी करवाएं उनका, कभी खाना भी खिलाएं, गेट टुगेदर भी करें। उससे क्या होता है कि कंपनी के लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, इंगेज भी होते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। आप उनकी गमी खुशी के अंदर भी शामिल हो। अगर किसी की शादी हो रही है तो अगर कोई शख्स जो मैनेजमेंट पे है, डायरेक्टर है, तो वो अगर चला जाता है तो उसकी शान में कमी नहीं होगी, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट में, उसकी ऑनर के अंदर इजाफा होगा और एक पूरी फैमिली उसके साथ जुड़ेगी। और कल कला हो सकता है कि उधर से बिजनेस भी है, ठीक है, लोग खुशी फील करते हैं, उनकी गमी और खुशी के अंदर जो लोग शामिल हो रहे होते हैं उससे उनका एतमाद बढ़ रहा होता है। मेरे पास एक, मैं किसी ज़माने में पिंडी रहता था तो इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे एक शख्स था, उसने क्या किया कि वो नमाज बाकायदगी से पढ़ता था और मस्जिद को ना डोनेट बहुत ज़्यादा करता था। तो लोगों ने पूछना कि भैया ये बंदा किधर से है, और वो डोनेट इस तरह करता था कि सपोज जैसे मस्जिद में आमतौर पे आप देखते हैं फ्राइडे वाले दिन लोग जो है वो अ, ऐलान करते हैं, जो
खतीब हजरात हैं या मौलवी साहब के भाई मस्जिद के लिए चंदा दें, छत बन रही है फलां फलां पे, तो वो उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमारे मस्जिद के अंदर ये मसाइल हैं, तो अगर कोई साहिब इस्तात आदमी है तो वो पे करे। तो उसने लोगों के सामने 10 लाख रुपए जो है मस्जिद में दे दी। तो वो 10 लाख उसने दी, ये पुरानी बात बता रहा हूँ। उस वक्त 10 लाख की अहमियत काफी थी। अब तो हो सकता है अब्दुल वासे जो है वो सुबह 10 लाख ले और शाम को जो है रिकॉर्ड उसका बता दे कि भाई मेरे लग गए। लेकिन उस वक्त जो है वो अमाउंट अच्छी थी, और लोगों ने जो है वो पूछा कि भाई ये बंदा कौन, क्या करता है, किधर से है। तो वो जो है वो इंफॉर्मेशन ली, उस बंदे से पूछा भाई आप भाई क्या करते हैं। तो उसने कहा कि भाई मैं जो है ना वो लोगों को बाहर भिजवाता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई यार इतना जबरदस्त आदमी है जो मस्जिद की खिदमत कर रहा है। तो उन्होंने सारों ने कहा कि भाई हमारा भी बच्चा है, हमारा भी बेटा है, हमारा भाई है, कजन है, छोटा है, वो भाई उसको भिजवाना है। ये वो किसी ने 5 लाख दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 15 दिए। तो वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2.5-3 करोड़ रुपया उसने जो है वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो उसने बनाया, और फिर उसके पास वो नजर नहीं आया। तो लोग इसी तरीके से जो है ना वो धोखा देते हैं। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो इसी तरीके से जो है ना वो चीट भी करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी टीम होती है ना उसके अंदर आप अपना जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन इस तरीके से करें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे मोहब्बत का इजहार करें। वो कब करेंगे, जब उनकी गमी खुशी में आप शामिल होंगे, जब उनके मसाइल में आप शामिल होंगे, तो वो आपसे रिलेट करेंगे। वो नहीं रिलेट करेंगे बल्कि उनकी पूरी फैमिली रिलेट करेंगे। आप उस शख्स को इज्जत देंगे जाके तो वो पूरी फैमिली आपको इज्जत दे रही होगी। उससे ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है, आपके लिंक्स क्रिएट होते हैं। और इसी तरह फिर कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ट्रस्ट की बेस पे चल रहे होते हैं, यानी कि जिनके अंदर फाइनेंस ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो ट्रस्ट बेस पे चल रहे होते हैं। शहजाद अनवर बिलाल, अल्लाह।